Okay, so good morning students, and now in this video we shall continue our chapter, that is manufacturing industries, chapter number 6. Okay, we shall continue this chapter, and please take out page number 67 in your textbooks. We shall continue our next topic. And in the previous video beta we had started our topic, that was the classification of industries. आपको याद होगा the video that we have discussed yesterday, that was the topic of classification of industries. ठीक है, ये हमने topic start किया था. और in that video classification industries, we have already discussed our first topic, that is the division of industries on the basis of raw material. ठीक है, ये हमने already कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया, on the basis of the source of raw material. ठीक है, ये हमने already we have discussed in our previous video. Now ये हमने already discuss कर लिया. नेक्स्ट आज टुडे वी शैल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यहाँ से स्टार्ट करें. चलो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 67. यहाँ से देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. अब हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल. पहले हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. इसमें हमने देखा था कि देयर आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लेती हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो मिनरल से लेती हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. अब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, इसमें देखो, इसमें रोल के मुताबिक इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट नंबर 1, दैट इज द बेसिक और की इंडस्ट्रीज. बेसिक और की इंडस्ट्रीज, ये ना हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है. बेसिक इंडस्ट्रीज. एक क्वेश्चन साइड में लिख लो 1 मार्क्स के लिए, फॉर 1 मार्क्स. विच इंडस्ट्रीज आर नोन एज द बेसिक इंडस्ट्रीज. द बेसिक और की इंडस्ट्रीज. विच इंडस्ट्रीज आर नोन एज द बेसिक और की इंडस्ट्रीज, फॉर 1 मार्क्स. आंसर लिखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. उसके साथ में लिखो नंबर 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, नंबर 1. नेक्स्ट नंबर 2 एल्यूमिनियम, सॉरी इसमें नंबर 2 लिखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड नंबर 2 टेक्सटाइल इंडस्ट्री. चलो, अब इसमें देखो बेटा, अपनी टर्म आ रही है बेसिक और की इंडस्ट्री. अब इसका नाम है बेसिक इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसके बिना बाकी सारी इंडस्ट्रीज काम कर ही नहीं सकती. उसका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इवन मोर देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उससे भी ज़्यादा. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अगर आपको 1 मार्क्स के आंसर में सपोज MCQ में आता है तो आपने सबसे पहला नाम यही लिखना है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. क्योंकि आयरन एंड स्टील होगा तभी तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज काम करेंगी, चाहे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है सपोज. अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें भी आयरन एंड स्टील से बनी हुई मशीनें हैं, तभी तो वो इंडस्ट्री भी काम कर रही है. सपोज करो मैंने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई है, मैंने फ्लोर मिल लगाई है, ठीक है, आटा चक्की लगाई है. अब वहाँ पर आटा चक्की में मैं कोई मिनरल तो यूज़ कर नहीं रहा, लेकिन जो मेरी आटा चक्की में जो मशीन मैंने लगाई है वो मशीन मेरी किससे बनी होगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो दैट इज़ वाई द बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री इज द सबसे इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री अगर है तो दुनिया की बाकी सारी इंडस्ट्रीज भी हैं. अगर ये इंडस्ट्री ना हो ना तो दुनिया की कोई इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती. दिस इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल में हम लोग सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं बेसिक इंडस्ट्री के रूप में, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. उसके अलावा हमने इसको 1-2 इंडस्ट्री और लिखी, जैसे कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग. ये भी साथ में टिक कर लो. सबसे इंपॉर्टेंट पर यही है, क्योंकि कॉपर स्मेल्टिंग के लिए भी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे जो हो रहे हैं, जो मशीनें आपने यूज़ कर रहे हैं, वो भी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बन रही है. तो पहले नंबर पे यही है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 कंज्यूमर इंडस्ट्री. अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट कंज्यूमर इंडस्ट्री. नंबर 2 बच्चों, कंज्यूमर इंडस्ट्री. ठीक है, इसमें अंडरलाइन प्लीज. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस फॉर द डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स एटसेट्रा. ठीक है ना, ऐसी इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, डायरेक्टली
यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ठीक है, पेपर, स्यूइंग मशीन्स एटसेट्रा। देखो बेटा, ये डायरेक्टली कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो सीधे कंज्यूमर तक पहुँचती है, कंज्यूमर खुद ही सीधा यूज़ करता है इसका। जैसे आपकी टूथपेस्ट इंडस्ट्री, अब ये सीधा टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, इसके लिए फर्दर कुछ मतलब वो नहीं है कहीं कि जैसे मैंने पहले इसको जैसे आप सपोज फ्लोर लेकर आ रहे हो, आटा लेकर आ रहे हो, अब आटा लेकर आ रहे हो तो आटे के पहले आप सीधा आटा ही थोड़ा खा लोगे, उसको पहले हमें खाना बनाना पड़े, उसकी चपाती बनाते हैं फिर खाते हैं। लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री जो सीधा कंज्यूमर खुद ही यूज़ करता है, सीधा यूज, चाहे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, हमने मार्केट से खरीदा, डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर दिया बिना कोई और झंझट की। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो डायरेक्टली सीधा कंज्यूमर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने पास सामान खरीदते यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ऐसी सारी इंडस्ट्रीज आपकी आती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रीज क्या थी बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, अपने रोल के हिसाब से, पहली बेसिक इंडस्ट्री, दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्री, ठीक है। दैट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, अपने रोल के हिसाब से। नेक्स्ट नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, नंबर 3 के रूप में हम इंडस्ट्री कौन से रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, सॉरी इसमें लिखें, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब आपने कितना पैसा खर्चा किया अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर आपने कम पैसे में लगाई, कम पैसा खर्चा करके अपनी इंडस्ट्री लगाई है तो आपकी क्या होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपने मीडियम रेंज में पैसा खर्च किया है तो आपकी होगी मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करके लगाई है तो आपकी कौन सी होगी बच्चों, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इंडस्ट्रीज को डिवाइड करूँ, आपकी बुक में इतना नहीं ये दिया होगा, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे इसमें हम लोग ना आमतौर पर 3 पार्ट्स डिवाइड करते हैं। पहली आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें ये कौन सी होती है, जिसमें आपने कितना पैसा खर्चा किया, द लिमिट हैज चेंज ओवर पीरियड, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज 1 crore। इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 crore ऑफ इंडस्ट्री देन इट इज नोन एज लार्ज स्केल। देखो बेटा, जिसमें आपने सम लैक्स ऑफ रुपीज, सपोज आपने लेस देन 1 crore, जिसमें आपने लेस देन 1 crore खर्च किए ना, जितने भी हैं, आपने 1 लाख से लेकर 1 करोड़ के अंदर तक कुछ भी पैसे खर्च किए हैं तो आपकी इंडस्ट्री कौन सी होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और अगर आपने मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें आपने 1 crore to 10 crore। और दूसरी बात ये जो डाटा होता है ना, ये चेंज होता रहता है क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, तो ये डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो 1 crore to 10 crore खर्च किया तो आपकी हो जाएगी मीडियम स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पे 10 की जगह 5 crore, 10 ज़्यादा है, 1 crore to 5 crore, ठीक है, ये आपकी होगी मीडियम स्केल इंडस्ट्री। मोर देन 5 crore, अगर मोर देन 5 crore किया है तो फिर आपकी कौन सी हो जाएगी, हैवी इंडस्ट्री। लेकिन ये डाटा चेंज होता रहता है, कई बार यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी आ सकती है 1 crore to 5 crore, यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है तो ये चेंज होता रहता है। लेकिन फिलहाल आपने ये लिखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेस देन 1 crore, मीडियम स्केल इंडस्ट्री 1 to 5 crore, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपकी मोर देन 5 crore। ठीक है जी, ये आपकी हो जाएगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये डाटा लगातार चेंज होता रहता है, बट फिलहाल हम ये इतना लिखेंगे, ठीक है। चलो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना पैसा खर्चा किया, अपनी इंडस्ट्री को लगाने का, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से भी क्वेश्चन लिख लो, इसके लिए अलग से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिख लो। हाउ कैन यू डिवाइड द इंडस्ट्री, हाउ कैन यू डिवाइड द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, on the basis of ownership, explain in detail। चलो ठीक है, इन सब के भी 1 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं अलग से, तो ये सारे ध्यान से रखना, ये सब के भी 1 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 4,
on the basis of ownership. अब देखो बेटा, ओनरशिप यानी कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि आपकी कंपनी का मालिक कौन है। इसको हम लोग ना 3 पार्ट से डिवाइड कर रहे हैं। पहली यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब इसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में कौन सी आ रही है, देखो, ऐसी इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी मालिक 100% मालिक भारत सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकारी कंपनियां जिनकी मालिक सरकार खुद होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, आप यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपकी BSNL, ये सारी क्या है, सरकारी कंपनी है। उसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, ये सारी क्या है, सरकारी कंपनी है। इनकी मालिक भारत सरकार है। दूरदर्शन भी आपको पता है सरकारी चैनल है, ठीक है, इसलिए दूरदर्शन का भी क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनी। ऑल इंडिया रेडियो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BSNL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, इंडियन रेलवेज भी आ सकता है। ये सारी क्या है, सरकारी कंपनी जिनकी मालिक भारत सरकार। तो ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं। सारी क्या है, भारत सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, दैट्स व्हाई दे आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। नंबर टू आ रही है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये लो। अब इसके भी देखो नाम से बड़े आराम से क्लियर हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर यूज़ करता है, जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, पैसा खर्चा प्राइवेट सेक्टर करता है। जैसे आपकी कोई भी कंपनी लो, रिलायंस, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एयरटेल, और कोई भी एग्जांपल ले लो, टाटा, ठीक है, बजाज, एटसेट्रा, मैनी मोर, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जिसमें कि सरकार का कोई रोल नहीं है, सारी किसी एक आदमी या किसी एक ग्रुप की कंपनीज है, किसी बंदे की, किसी एक आदमी की या किसी ग्रुप की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसी कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अब रिलायंस भी किसी एक आदमी की कंपनी है, एयरटेल भी किसी बंदे की कंपनी है, टाटा भी किसी ग्रुप की कंपनी है, बजाज भी किसी ग्रुप की कंपनी है। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, ये प्राइवेट लोगों की अपनी फैक्ट्रीज है। यहाँ तक कि जैसे आपका ये है वासल ग्रुप है, आपका स्कूल है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, ये भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो ये सारी जो किसी एक आदमी की या किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की कंपनीज होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 3, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये और इससे नेक्स्ट भी सर, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखो इसके नाम से क्लियर है, ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें ना भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कोई कंपनी चलाए, ऐसी को बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री। मतलब कि भारत सरकार, सपोज ये भी 50%, 50%, ये भी 50%, 50% प्लस 50%। तो गवर्नमेंट सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर 50-50 पार्टनरशिप, दैट इज नोन एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ना पहले के, और ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट सेक्टर, एक और बताता हूँ, ये ज़रूरी नहीं गवर्नमेंट और प्राइवेट ही हो, एक ये भी हो सकती है, ये भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ज्वाइंट सेक्टर में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट भी हो सकता है, दूसरा ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है, प्राइवेट प्लस प्राइवेट, ऐसा भी हो सकता है। प्राइवेट प्लस प्राइवेट मतलब दो प्राइवेट कंपनियों ने आपस में हाथ मिला के अपनी एक ज्वाइंट कंपनी शुरू कर ली।
देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का सबसे अच्छा एग्जांपल पता क्या बनता है? मारुति सुजुकी। अब आज की डेट में जो मारुति है ये पूरी तरह सुजुकी ने खरीद ली, आज की डेट में नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम में क्या था, मारुति जो थी ना ये भारत सरकार की कंपनी थी। तो मारुति इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी और सुजुकी क्या थी, जापान की कंपनी थी। ये गवर्नमेंट कंपनी थी पहले, अब नहीं है, अब सेल हो गई है। पहले गवर्नमेंट कंपनी थी पहले के टाइम में, यानी कि 1983 में जब स्टार्ट हुई गवर्नमेंट कंपनी प्लस जापानीज प्राइवेट कंपनी। तो अब क्या है देखो, गवर्नमेंट कंपनी प्लस प्राइवेट कंपनी, इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, यानी कि मारुति ने और सुजुकी ने हाथ मिला लिया था और एक भारत की अपनी कार बनाई थी जिसका नाम रखा था मारुति सुजुकी कार, जो कि मारुति 800 के रूप में सामने आई थी। तो ठीक है ना, तो ये क्या था, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट का पार्टनरशिप का एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 50% प्राइवेट। तो ये क्या थी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट यानी कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना। 50% भारत सरकार, 50% सुजुकी। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट भी हो सकता है, दूसरा प्राइवेट प्लस प्राइवेट भी हो सकता है। जैसे दो प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिलकर अपनी एक अपनी इंडस्ट्री बना ले। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल भी पता कौन सा है, हीरो होंडा। अब देखो हीरो भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपस में पार्टनरशिप कर ली, प्राइवेट प्लस प्राइवेट, हीरो प्लस होंडा। हीरो इंडिया की कंपनी थी, होंडा जापान की कंपनी थी। तो 50% हीरो, 50% होंडा। तो इन्होंने अपनी एक बाइक्स की अलग से फैक्ट्री स्टार्ट की थी और इन्होंने ये क्या थी, हीरो होंडा बाइक्स। तो ये भी क्या थी, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री। तो मतलब कहने का क्या है, व्हाट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें एक या उससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपस में मिलकर हाथ मिला लें और आपस में मिलकर जॉइंटली कोई भी एक इंडस्ट्री चलाएं। ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। चाहे एक सरकारी कंपनी है, दूसरी प्राइवेट कंपनी है, चाहे दो प्राइवेट कंपनीज हैं, चाहे दो से ज़्यादा 3-4 प्राइवेट कंपनीज मिलकर आपस में हाथ मिला लें, यहाँ चाहे दो लोग आपस में मिलकर कोई इंडस्ट्री शुरू कर लें, ठीक है ना। तो जिसमें एक से ज़्यादा बंदा, एक से ज़्यादा पर्सनस या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं और वो सारे आपस में इकट्ठे हाथ मिलाकर एक जॉइंट कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। चाहे वो हीरो होंडा हो, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, चाहे कोई भी, जिसमें एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस या लोग इन्वॉल्व हैं। क्लियर, दैट इज जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। क्लियर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। लास्ट नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सेक्टर। नंबर इसके अंदर डी ऑप्शन, कोऑपरेटिव सेक्टर। अब इसका अलग से ही बेटा क्वेश्चन लिख लो फॉर 1 मार्क्स, व्हाट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया था पेपर में। व्हाट द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। Underline please. Cooperative sector industries are owned by and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers, or both. They pool in the resources and share the profits and losses, particularly such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. पूरा अंडरलाइन कर लो। अच्छा देखो बेटा, इसका ना बुक में सिंपल लैंग्वेज में कोऑपरेटिव सेक्टर का पता क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ना कई सारे लोग मिलकर 50, 100, 200, 300 लोग एक साथ मिलकर अपनी एक अलग से इंडस्ट्री चला रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री जो सबके कोऑपरेशन से मिल रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पता क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। अब अमूल क्या है, अमूल गुजरात के जो दूध वाले हैं, मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब ने 2000 3000 जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, सब ने मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। उसमें क्या होता है, सभी अपना अपना शेयर डालते हैं, जितना थोड़ा आपने लाख रुपये डालना है, 50,000 डालना है, जितना भी थोड़ा बहुत शेयर आपने डालना है, अपना डालोगे शेयर, और आप भी कंपनी के उतना ही मालिक हो जितना के बाकी लोग।
चाहे 200 लोग हैं, चाहे 300 लोग हैं, चाहे 1000 लोग हैं, चाहे 2000 लोग हैं, सारे लोगों ने एक साथ मिलकर आपस में थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के अपनी एक अलग से इंडस्ट्री स्टार्ट कर रखी है। और उस इंडस्ट्री को अगर फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा सबके बीच में बराबर बटेगा, और अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान भी सबके बीच में बराबर बटेगा। मतलब कोई एक मालिक नहीं होता। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसका कोई एक मालिक नहीं होता, जिसके सारे लोग, जो उसका मेंबर है वही उसका मालिक है। अगर आपने मान लो 10,000 रुपये डालें तो आपको भी मतलब उतना ही मालिक हो जितना 2 लाख रुपए डालने वाला मेंबर है। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि प्रॉफिट फिर उतना ही ज़्यादा, जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा, जिसने कम पैसा लगाया उसको कम प्रॉफिट शेयर मिलेगा। ठीक है ना। तो मतलब कि सभी लोगों के कोऑपरेशन से जो इंडस्ट्री चलती है, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता, ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अमूल, ठीक है, जिसका कोई एक मालिक नहीं है, जिसके हज़ारों, कई, जैसे मान लो गुजरात में मान लो 10,000 मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, 10,000, अभी 10,000 मिल्क प्रोड्यूसर्स ने इकट्ठे मिलकर अपनी, और वो अमूल के मेंबर है सारे के सारे, सपोज सारे अमूल के मेंबर है, तो उन सब के वो 10,000 ही क्या है, अपने आप में इसके मालिक हैं। तो अगर अमूल को फ़ायदा होता है तो उन 10,000 मिल्क प्रोड्यूसर को पूरा सबको फ़ायदा होगा, और इसको नुकसान होता है तो 10,000 को सबको नुकसान होगा। और ये सब के सब लोगों ने मिलकर अपना पैसा इसमें लगाया है, किसी ने कम लगाया, किसी ने ज़्यादा लगाया, तो जिसने पैसा लगाया वो इसका मालिक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज विच इज़ नॉट वर्किंग बाय एनी वन पर्सन, एनी सिंगल पर्सन और सिंगल इंस्टीट्यूशन, विच इज़ वर्किंग बाय hundreds of people, which is working by the cooperation of hundreds of people, that type of industry is known as cooperative sector industry. For example, Amul. Is that clear? That is your cooperative industry. Next topic है बच्चों, based on the bulk and weight of, next point, number 5. Based on the bulk and weight of raw material. Number 5. On the basis of bulk and weight of raw material, bulk and basis on the weight of raw material। देखो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंडस्ट्री कितना हैवी, आपकी इंडस्ट्री जो है वो कितना हैवी या कितना लाइट रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है। जैसे देखो, इसको हम लोग 2 पार्ट से डिवाइड करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एंड नंबर 2 बी ऑप्शन, लाइट इंडस्ट्रीज। इसमें आप क्या लिख सकते हो, द इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब देखो इसके ये नाम से क्लियर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट। तो ये आपकी इंडस्ट्री जो है ना, वेट, बल्क एंड वेट, चलो वेट यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, अकेला ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपकी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है वो कितना उसका वेट है। अगर वो भारी वेट का रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है तो वो क्या है, हैवी वेट इंडस्ट्री। और अगर वो लाइट वेट का रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है तो वो कौन सी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इंडस्ट्री। जैसे सपोज करो आपने घर पे, सपोज आपने फैक्ट्री लगा रखी है, आपने ट्रक्स बनाने की फैक्ट्री लगाई है, ट्रक्स एंड बसेस की। अब जो ट्रक्स एंड बसेस में फैक्ट्री यूज़ आपने लगाई है, आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील क्या अपने आप में हैवी, आयरन एंड स्टील क्या अपने आप में हैवी मतलब कि रॉ मटेरियल, दैट्स वाई आपकी इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, हैवी इंडस्ट्री। अगर आपने मान लो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने की इंडस्ट्री लगाई, ठीक है, आपने कंप्यूटर चिप बनाते हो, आप छोटे मोटे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस बनाते हो, तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस क्या होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। तो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, लाइट वेट इंडस्ट्री। मतलब कि अगर आप भारी चीज़ों की इंडस्ट्री आपने लगाई है तो आपकी क्या है, हैवी वेट इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री। अगर आपने हल्के वेट की, लाइट वेट इंडस्ट्री, कम वेट वाले रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आपने क्या है लाइट इंडस्ट्री। जैसे सपोज आपने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री लगाई। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगता है काफ़ी लाइट वेट है, तो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री क्या होगी आपकी, लाइट वेट इंडस्ट्री। आपने कंप्यूटर की इंडस्ट्री लगा रखी है, ठीक है, आप लैपटॉप बनाते हो या आप कंप्यूटर, ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हो, अब इसके अंदर भी जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं वो हल्का ही होते हैं, मदरबोर्ड वगैरह लगता है, ये सब लगता है, सब हल्का ही है। तो ये भी क्या होगी, लाइट वेट इंडस्ट्री। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री, मोबाइल फ़ोन, यहाँ पे लिख लो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री।
मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री। तो ये सारी क्या है, लाइट वेट इंडस्ट्री, कि जिनका जो ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं जो काफ़ी हल्का होता है, मतलब कि काफ़ी लाइट वेट होता है। दैट्स वाई दे आर लाइट वेट इंडस्ट्री। और हैवी इंडस्ट्री मतलब ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर काफ़ी हैवी वेट का रॉ मटेरियल यूज होता है। दीज आर हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा। तो दिस वाज आवर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल टाइप्स, ठीक है। इसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ लिए। पहली हमने टाइप पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड हमने पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। ये हमने 5 टाइप्स पढ़ी। आगे इन द नेक्स्ट वीडियोस वी शैल डिस्कस अबाउट द ऑल ऑफ दिस इंडस्ट्रीज इन डिटेल, ठीक है। एग्रो बेस्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आगे इन सब इंडस्ट्रीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स बेटा, तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, उसमें लिख के भेज दिया करो, आई विल आंसर देम, ठीक है। और प्लीज़ प्रिपेयर योर नोटबुक्स ऑल्सो, जितने भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं ये सारे आपने कॉपीज़ में करने हैं, क्लियर। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।